स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। फ्रेंड्स, आज हम फोर्थ लेक्चर करेंगे। ठीक है, फोर्थ लेक्चर करेंगे। हमने 3 लेक्चर कर दिए लगातार। ठीक है, हमने फर्स्ट लेक्चर में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास है क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक एक चीज करके देखते रहो। देखो, सब चीजें इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से। ठीक है, फर्स्ट हमने मॉडल पढ़ा है ना, मॉडल पढ़ा। पहले एटॉमिक मॉडल पढ़े हमने, कितना टाइप के एटॉम, मतलब किस किसने दिए थे, और एटॉमिक मॉडल कौन कौन से एटॉमिक मॉडल थे हमारे, है ना। एटॉमिक मॉडल पढ़े हमने। फिर हमने पढ़ा मैटर का डुअल नेचर, है ना। मैटर का पहले हमने पढ़ा रेडिएशन का डुअल नेचर, है ना। फिर पढ़ा मैटर का डुअल नेचर। मैटर का डुअल नेचर यानी किसी भी द्रव्य की द्वैत प्रकृति पढ़ा था हमने, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। अब हम फोर्थ लेक्चर पे आ गए हैं। हमने फोर्थ लेक्चर में क्या पढ़ना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो लिख लूं कहां पे, मैं यहाँ पे अनिश्चितता का सिद्धांत लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। देखो कैसे हम लिखना है आप लोगों को। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, है ना। ये आपके पास क्या है, टॉपिक है। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये क्या, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म है कि ये क्या पूछा जाता है। हर एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और ये बहुत जगह पूछा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 नंबर के दे देता है। डिस्क्राइब द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड गिव 2 लिमिटेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो पहले हम वो देखेंगे, इसका सिद्धांत देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे किस पे यूज होता है। ठीक है, फिर हम प्रिंसिपल है तो यूज तो होगा किसी पे, है ना। फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे इसकी लिमिटेशन क्या है। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे क्या है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया, जैसे आप लोगों को एग्जाम में लिख के आना टॉपिक वाइज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया। ठीक है, अब मैं बता दूं मैंने लिखा क्या क्या है। ठीक है, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एन इंपॉर्टेंट सीक्वेंस ऑफ द वेव पार्टिकल। तो बेटा ये जो हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, ये हमें क्या बताता है, ये हमें जो मैटर है ना, मैटर देखो जो क्या मैटर, मैटर मैंने बताया था, मैटर कोई भी द्रव्य है उसमें डुअल नेचर है, उसमें द्वैत प्रकृति है। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, एक है वेव नेचर तरंग प्रकृति, और सेकंड है पार्टिकल नेचर जो पार्टिकल प्रकृति है उसमें, है ना। दो नेचर है, डुअलिटी। तो बेटा ये भी क्या, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये भी क्या करता है, ये भी उसे डिस्क्राइब करता है, यानी उसे समझाता है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग में अपना स्टेटमेंट देता है। तो देखो द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस ऑफ द पार्टिकल्स मैटर एंड रेडिएशन, रेडिएशन के लिए भी। ठीक है, मैटर एंड रेडिएशन के लिए भी। एंड इट एनहांस द क्वांटम डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर। क्वांटम डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर यानी क्वांटम डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर यानी क्वांटम नेचर के लिए। ठीक है, क्वांटम नेचर के लिए क्या देता है, अपना स्टेटमेंट देता है। देखो क्या क्या कहता है, इट इज स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू नोन बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट सिमिल्टेनियसली। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो, देखो बोलता है क्या है, इट इज अ इम्पॉसिबल, यानी ये इम्पॉसिबल है टू नोन दैट, ये हमें ये जानना इम्पॉसिबल है कि पोजीशन और एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, अगर जब मूव करेगा तब तो उसमें मोमेंटम आएगा, mvp इक्वल टू mv, मैंने बताया था आपको, है ना। बेटा मोमेंटम कब आएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसकी हम उसी टाइम पर, एक ही टाइम पे हम उसकी क्या, हम उसकी एक ही टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते। इम्पॉसिबल टू नोन बोथ एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। एग्जैक्ट पोजीशन यानी उसकी एग्जैक्ट सही, समझ गए, सही पोजीशन, पोजीशन यानी कहां पे वो है, अगर वो मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एग्जैक्ट पोजीशन कहां पे है, और एग्जैक्ट उसी टाइम पे एग्जैक्ट उसका मोमेंटम, मोमेंटम यानी संवेग, है ना। मोमेंटम यानी संवेग, संवेग, और संवेग को किससे डिनोट करते हैं, p से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो मोमेंटम और क्या, मोमेंटम और पोजीशन एक ही टाइम पे नहीं, हम काउंट वो नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल यानी नहीं करना। ठीक है, इम्पॉसिबल बहुत ही इम्पॉसिबल है कि
टू नोन दैट बोथ एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम सिमुलटेनियसली, मतलब एक के बाद एक हम नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों को। देखो तो इसका प्रिंसिपल क्या है, डेल्टा एक्स यानी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता यानी कितना एरर आएगा, एरर, ठीक है, एरर यानी कितनी गलती होती है, ठीक है, एरर। तो ये डेल्टा एक्स क्या है, ये है गलती, किसमें एरर है, ये है एरर पोजीशन में, यानी पोजीशन अगर मेरी यहाँ पे पोजीशन है, मैं थोड़ा पीछे, कोई मेरी पोजीशन थोड़ा पीछे या थोड़ा आगे बताता है, तो ये डेल्टा एक्स क्या है, ये है पोजीशन में अनसर्टेनिटी, यानी पोजीशन में एरर लिख रखा है मैंने, अनसर्टेनिटी इन द एरर ऑफ पोजीशन, ठीक है, पोजीशन में, पोजीशन यानी कहाँ पे मैं स्टैंड करता हूँ, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैंड करता। डेल्टा पी यानी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, किसमें, मोमेंटम में यानी संवेग में अनिश्चितता, ठीक है, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी ऑन द मोमेंटम, ठीक है, अनिश्चितता किसमें, हमारे मोमेंटम में, ठीक है। तो बेटा ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन होता है एच अपॉन 4 पाई, एच क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इतना ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, इससे ज्यादा होगी एच अपॉन 4 पाई, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है, मैंने बताई थी आपको, ठीक है, और 4 पाई क्या कांस्टेंट, ये इस कांस्टेंट से ज्यादा होती है, ठीक है, इन दोनों की अनसर्टेनिटी, ठीक है, पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी होती है, एच अपॉन 4 पाई से ज्यादा होती है, ठीक है। तो देखो बेटा एच अपॉन 4 पाई, अब मैं यहाँ पे हम मुझे पता है डेल्टा पी, अगर पी इक्वल टू एम वी है तो डेल्टा पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा एम, डेल्टा एम इंटू, देखो डेल्टा एम जो डेल्टा है और एम इंटू वी, क्योंकि P इक्वल टू एम वी होता है, और M तो है मास होता है कांस्टेंट, ठीक है, मास चेंज नहीं हो सकता, P M और डेल्टा V, ठीक है, डेल्टा V, वेलोसिटी चेंज हो सकती है ना, तो P इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे पुट कर लो इक्वेशन नंबर 1, ये मेन स्टेटमेंट है, समझिए ये क्या है, मेन स्टेटमेंट है। अब मैं डेल्टा P इक्वल टू एम वी रख दूं यहाँ पे, तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा डेल्टा x इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, एच प्लाइंग कांस्टेंट, और 4 पाई क्या है, 4 पाई यानी कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो अब मैं m को नीचे ले जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन एच अपॉन एम इंटू 4 पाई, ये भी क्या है, फॉर्मूला है, समझिए कि पोजीशन और वेलोसिटी में कितना अनसर्टेनिटी होती है, कितनी एरर होती है, ये होती है h अपॉन m 4 पाई, क्योंकि m नीचे जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच एम 4 पाई, समझिए। तो ये किसमें होती है, ये होती है पोजीशन एंड वेलोसिटी में, ठीक है। तो ये था पोजीशन एंड किसमें, पोजीशन एंड मोमेंटम में, पोजीशन एंड वेलोसिटी, और एक और होता है पोजीशन एंड एनर्जी में, ठीक है, पोजीशन और एनर्जी डेल्टा ई में, ये हमारे पास 5th सेमेस्टर में है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, हमारे पास पोजीशन और मोमेंटम में कितनी अनसर्टेनिटी होती है, एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो बेटा ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ सिंपल सा कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की हम एक ही टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम काउंट नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, समझिए। ये कौन कहता है, ये कहता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा ये इसका स्टेटमेंट था, इतना आपको एग्जाम में करके आना है, और अब मैं सेकंड पार्ट में इसके लिमिटेशन बताता हूँ, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लिमिटेशन देखेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लिमिटेशन है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द बोहर एटॉमिक मॉडल, हाइड्रोजन मॉडल के लिए क्या होता है, लिमिटेशन है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, किस मॉडल को, हाइड्रोजन मॉडल को। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक में हमने हाइड्रोजन मॉडल ही पढ़ना है, ठीक है, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन एटम में उसमें क्या कैसे कैसे ट्रांजिशन रहती है, ठीक है। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द बोहर मॉडल, बोहर का कौन सा मॉडल, हाइड्रोजन मॉडल के लिए, ठीक है, बोहर के भी हाइड्रोजन मॉडल के लिए ये फेल हो गया, ठीक है, एक्सप्लेन करने में। दिस लिमिटेशन इज क्रिटिकल व्हेन डीलिंग विद द स्मॉल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, तो यानी दिस लिमिटेशन इज क्रिटिकल व्हेन द डीलिंग विद द स्मॉल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, ये केवल किसके लिए है, स्मॉल पार्टिकल के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए। देखो दिस लिमिटेशन किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए ओनली, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल के लिए। देखो द प्रिंसिपल ओनली अप्लाई टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एंड नॉट मैक्रोस्कोपिक, मतलब ये छोटे पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, माइक्रो यानी छोटा, है ना, छोटे पार्टिकल के लिए, बड़े मैक्रो, इट इज नॉट अ मैक्रो पार्टिकल, मैक्रो पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये माइक्रो पार्टिकल के लिए, छोटे पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। मैंने एक
टॉपिक वो छोड़ दिया था आपको, ये भी लिख देना आप प्रिंसिपल में, दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय वर्नर हाइजेनबर्ग। तो ये आप फर्स्ट में लिखोगे, ठीक है, इन 1927, ठीक है। तो ये 3 आपके लिमिटेशन थे, ये आप ऊपर से जहां पे आपने डेफिनेशन लिखी वहां पे लिख दोगे। तो ये आपका क्या टॉपिक कंप्लीट हो गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। इन्होंने 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने ये प्रिंसिपल दिया था, ठीक है। तो ये आप 3 लिमिटेशन लिख के आओगे, जो मैंने डेरिवेशन कराया और जो स्टेटमेंट लिखी है उसे लिख के आओगे, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था कि पोजिशन और जो हमारी मोमेंटम है उसे हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, ठीक है।